चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है चैतन्य द्रव्य। हमारे शरीर में दो प्रकार के मुख्य द्रव्य पाए जाते हैं, एक रक्त और एक रस। रक्त जो है वो बेसिकली शरीर को पोषण देने का काम करता है, और रस शरीर की जो गंदगी क्रिएट होती है पोषण के बाद, जब कोई चीज पचती है तो उसका डाइजेशन होता है तो वो टॉक्सिन्स क्रिएट करती है। जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना वो रख सर लेता है। वॉइस थोड़ा कम आ रहा है सर। हम देखते हैं सही आ रही है। आयशा जी वॉइस सही आ रही है? सर कम ही आ रहा है सर। आप लोगों को भी कम आ रही है आवाज? सर हमें तो ठीक आ रही है। ओके मैं लीव फिर भी ज्वाइन होंगे। बस ठीक है। आवाज बराबर आ रही है सर, सही है। आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो शरीर में जो ये द्रव्य हैं, रक्त और रस, रक्त शरीर को पोषण देता है। जब उसका पाचन होता है तो शरीर उसका कुछ वेस्टेज क्रिएट करता है। वो वेस्टेज जो है वो लिम्फ के द्वारा शरीर से बाहर फेंका जाता है। यानी शरीर को बल देने का काम रक्त करेगा, और शरीर की गंदगी को निष्कासित करने के बाद बल देने का कार्य रस करेगा। तो मैटी जी ने इन दोनों को चैतन्य द्रव्य बोला है। चैतन्य का मतलब होता है जिसमें चेतना शक्ति हो, चेतना यानी जीवंतता हो। तो जो चीज जीवित है वही हमारे जीवन का कारण बनती है। तो जब ये चीज रक्त या रस दूषित हो जाते हैं, दूषित होने का मतलब इनके अंदर थिकनेस बढ़ जाती है, या इनकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, या इनकी फ्रीक्वेंसी जिस चाल पे ये चलते हैं उसमें अंतर आ जाता है, या इनकी इंटेंसिटी जिससे वो चाल क्रिएट होती है उसमें अंतर आ जाता है, तो हम ये मानते हैं कि ये अशुद्ध अवस्था में आ चुके हैं। उस अशुद्ध अवस्था को बैलेंस करने के लिए मैटी जी ने जो हमारी जो मेडिसिन हैं 38 रेमेडीज, उनका प्रयोग बताया है। अगर हम देखें तो रक्त और रस, इनका जो मुख्य कार्य है वो शरीर की क्रियाओं को बैलेंस करना है। यानी हमारे शरीर में जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो रक्त के द्वारा हो रही है। रक्त के अंदर ही हमारे सारे पोषण तत्व होते हैं जो रक्त नलिकाओं के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैलते हैं, और जिस सेल को जितनी आवश्यकता होती है रक्त उसको पहुंचा देता है। अब जो सेल है वो उसको प्रोसेस करता है, जो उसे रक्त के कंटेंट से ट्रांसपोर्टेशन के बाद ऊर्जा चाहिए वो उसको मिल जाती है। वो उसको पचाता है, और पचाने के बाद जो टॉक्सिसिटी बचती है जिसकी अब उस सेल को आवश्यकता नहीं है, वो उसे दूसरी नलिका में, हमारे शरीर में दो तरीके के रक्त होते हैं, एक रेड ब्लड सॉरी एक होता है शुद्ध रक्त और एक होता है अशुद्ध रक्त। तो ये जो है शुद्ध रक्त को लेकर उसका पाचन करके बाकी बचे मटेरियल को अशुद्ध रक्त नलिका में डाल देता है। अशुद्ध रक्त नलिका में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से टॉक्सिसिटी जो है वो छनकर लिम्फ में चली जाती है, रस नलिकाओं में चली जाती है। उन रस नलिकाओं का जो मुख्य द्वार होता है वो अंतिम द्वार हमारी स्किन हो सकती है। हमारे शरीर से गंदगी फेंकने के माध्यम जैसे नाक, आंख, कान, त्वचा, ये चीजें हो सकती हैं, या फिर जो बड़े बड़े ऑर्गन हैं जैसे लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, स्टूल हो गया, यूरिन हो गई, इनके माध्यम से गंदगी जो है सारी शरीर के बाहर फेंकी जाती है। तो रक्त शरीर को पोषण देने का काम करेगा, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। वहीं रस आपके शरीर की शुद्धि करेगा और शरीर में ऊर्जा देने का काम करेगा। यदि रक्त गाढ़ा हो जाए तो शरीर में आलस उत्पन्न करेगा, शरीर में थकान देगा, ऊर्जा ज्यादा देगा, हम ऊर्जा का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो थकान को क्रिएट कर देगा। वहीं रक्त कम हो जाए
तो भी हमारे अंदर थकान आ जाएगी, हमें कमजोरी, आलसपन, शरीर टूटा टूटा रहना, ऐसा फीलिंग होगी। अब बात करते हैं रस की। यदि रस गाढ़ा हो जाए तो मोशन टाइट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आंखों में पतला कीच बनना या फिर इतना गाढ़ा बनना कि वो पत्थर का रूप ले लेता है। नाक में म्यूकस बनना रस के रूप में, या फिर म्यूकस गाढ़ा हो जाना और वो कड़क रूप ले लेता है। इसी तरीके से हमारा स्टूल है, अगर वो नॉर्मल अवस्था में आ रहा है, नमी युक्त है, तो वो अच्छी अवस्था है, और अगर वो टाइट हो जाता है तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन जैसा नाम दे सकते हैं। इसमें मल जो है वो कड़ा होकर निकलता है, कई बार ये गांठें भी पड़ जाती हैं। ऐसे ही यूरिन पे भी अगर आप फोकस करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो यूरिन पतला और भारी दोनों तरीके से दिखाई देगा। ऐसे ही पसीना भी होता है। अगर आपको पानी निकल रहा है शरीर में से, तो वो पसीना पतला होगा, लेकिन अगर उसमें टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी तो वही पसीना चिपचिपा, गाढ़ा और बदबूदार होगा। तो आपके शरीर के जो गंदगी है, जो रस है, जब उस गंदगी को शरीर के माध्यम से बाहर फेंकता है तो वो उसे गाढ़ा करके फेंकेगा। इससे हमें ये अनुमान लग जाता है कि हमारे शरीर में आंतरिक स्थितियां कैसी चल रही हैं। उसी के अनुरूप हम दवा का चयन करेंगे। अब यहां पर ये चीज अच्छे से समझनी है, जब हम चेतनता की बात करते हैं, चैतन्य की बात करते हैं, तो हम बैलेंसिंग की बात करते हैं कि रक्त और रस अपनी प्राकृतिक अवस्था में होना चाहिए। जैसा मैंने कल बताया था कि प्रकृति होती है, तो जो व्यक्ति जैसी प्रकृति में रहेगा उसकी चैतन्य शक्ति वैसी होगी। जो व्यक्ति ठंडे मुल्क में रहेगा उसकी चैतन्य शक्ति ठंडे मुल्क के अनुसार होगी। जो व्यक्ति गर्म मुल्क में रहेगा उसकी प्रकृति जो है वो गर्म मुल्क के अनुसार होगी। तो हम लोग जो हैं वो कटिबंधीय में आते हैं, तो हम लोगों की जो प्रकृति होती है वो मिश्रित होती है, और अधिकतर जो ठंडे वाले भी हैं वो कुछ हद तक मिश्रित में काउंट किए जाते हैं। जब हम ये डिफरेंस करना सीख जाएंगे तो एक तो हमारा डायग्नोसिस बेहतर होगा, दूसरा हमारी जो दवा का चयन होगा कि इसको पॉजिटिव रेजोल्यूशन देना है या नेगेटिव। हम एक ही दवा का दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं, तो पॉजिटिव रेजोल्यूशन देना है या नेगेटिव ये हमारे लिए जानना बहुत आसान हो जाएगा। सर टेम्परमेंट एक बार रिपीट अब जैसे देखिए, प्रकृति होती है, प्रकृति हमारी दो तरीके की हो सकती है, या तो ठंडी प्रकृति हो सकती है या गर्म। अगर रक्त की अधिकता है तो हमारे अंदर गर्मी होगी, उत्तेजना होगी। मैं अभी इसके सिम्टम्स बताऊंगा आपको। और रस की अधिकता होगी तो हम लोग शांत स्वभाव के होंगे, आलसी स्वभाव के होंगे। तो इनके अपने गुण और अवगुण होते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे वाली क्लासेस में जानेंगे। ठीक है। अब ये चैतन्य द्रव्य अगर हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में है तो हमारे रोगों का कारण बनता है। उसको हम डिफ्रेंशिएट करके जानेंगे कि रक्त अधिक है या लिम्फ अधिक है। और अगर ये चैतन्य द्रव्य शरीर में कम मात्रा में बनता है या कम हो जाती है इसकी क्षमता, तो हम बीमार लगने लगते हैं, चेहरा मुरझा जाता है। अतिरिक्त होगा तो चेहरे पे तेज नजर आएगा, क्रोध नजर आएगा, उत्तेजना नजर आएगी। कम होगा तो डूबा, थका हारा चेहरा नजर आएगा। तो आप एक व्यक्ति को देखते ही, उसके चेहरे को देखते ही समझ जाएं कि चैतन्य द्रव्य की उसमें मात्रा इस वक्त कैसी है। यहाँ पे मैं चाहूंगा एक बार आप थोड़ा सा शेयर करिए, अपना स्क्रीन खोल लीजिए। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि हम चेहरा देख के थोड़ा सा अनुमान लगाना सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर कौन से द्रव्य की अधिकता है। आप लोग रेडी हैं तो अपना कैमरा खोल लीजिए, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर मेरे कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम है सर। ओके, कोई भी एग्री नहीं है, चलिए। ये ध्यान रखिए, आप सीखते मेरा कैमरा ओपन है सर, मैंने ओपन किया। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। प्रॉब्लम है सर। चलिए, अब ये देखिए, आप सबका चेहरा देखिए। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अगर आपको चेहरा देख के, किसी का भी चेहरा देख के पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो समझ जाइए कि उनके अंदर चैतन्य द्रव्य की अधिकता है। और किसी का भी चेहरा देख के अगर आपको नेगेटिव फीलिंग आती है तो समझ जाइए उनका चैतन्य द्रव्य आपकी तुलना में कम है। ठीक है। ऐसा आप अनुभव कब करते हैं? आप सड़क पे जा रहे हैं, एक अनजान व्यक्ति आपको दिखता है। अनजान व्यक्ति को देखने के बाद या तो आपको
एक अच्छी फीलिंग आती है या फिर आपको एक बुरी फीलिंग आती है। ये जो फीलिंग है ये उस व्यक्ति के चैतन्य द्रव्य पे, उसके ऑरा पे निर्भर करती है। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो आप उसका चेहरा मोहरा देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की प्रकृति क्या हो सकती है। ठीक है, हम छोटी छोटी बातों से चलेंगे। अब अगली बात करते हैं। सर अब आपका प्रकृति क्या है सर? आप बताइएगा। मुझे कम से कम 4-5 दिन बाद आप बता सकते हैं। जब हम ओके थोड़ा सा वो करेंगे ना, टेम्परामेंट की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओके हाँ, अब जब भी आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसके होठों की बनावट, ये जो साइड्स होती है या तो नीचे की तरफ होती है या ऊपर की तरफ होती है, और किसी किसी की ये बिल्कुल सीधी होती है। तो ये 3 टेम्परामेंट को शो करता है। जो सीधी है, ये समझिए वो व्यक्ति पूरी तरह से हेल्दी है, उसका अपने माइंड पर पूरी तरह कंट्रोल है। जिस व्यक्ति की ये ऊपर को जा रही है वो पॉजिटिव माइंडेड है, और जिस व्यक्ति की ये नीचे को जा रही है वो नेगेटिव माइंडेड होता है। तो जो ऊपर वाला है वो रस प्रकृति है, जो नीचे वाला है वो कफ प्रकृति, जिसे हम सॉरी, ऊपर वाला है रक्त प्रकृति है, ब्लड टेम्परामेंट का है, और जो नीचे जा रहा है वो रस प्रकृति का है। तो हम इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किस टेम्परामेंट को फॉलो कर रहा है। अधिकतर आपको नीचे की तरफ लोगों का चेहरा दिखेगा। तो ऐसे व्यक्ति को जब आप मेडिसिन दे तो उसको एक सजेशन भी दे सकते हैं कि थोड़ा सा फेस पे स्माइलिंग रखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके एटीट्यूड में भी परिवर्तन आना चालू हो जाएगा, उसकी सोच भी बदलेगी। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। रिजल्ट आपको विद इन 5 मिनट्स, लंबा समय नहीं लगेगा। आप लोग अभी थोड़ा सा अपने चेहरे पे स्माइल लाइए, थोड़ी बड़ी सी स्माइल लाइए, और अभी 5 मिनट में आप अंतर देखेंगे। जी लो वॉइस जी। जी, अभी किसी ने कुछ बोला? वॉइस नहीं आ रहा जी। वॉइस नहीं आ रहा? क्लियर हुआ मेरा वॉइस? देखिए मेरी तरफ से नेटवर्क पूरा आ रहा है, आप लोगों के हैंड पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। आप लोग एक बार अपने चेहरे पे स्माइल लाइए, कोशिश कीजिए होठ बिल्कुल सीधे खुले, और माइंड को रीड करने की कोशिश कीजिए अपने। आपको कैसा अनुभव हो रहा है उस अनुभव को शेयर कीजिए, औरों को भी आइडिया लगेगा कि भाई इस चीज को करने से हमें क्या क्या फल या रिजल्ट मिल सकते हैं। जी सर जी जी आयशा जी। स्ट्राइट होना है सर। सॉरी, सर ऊपर भी नहीं सर, नीचे भी नहीं सर, मॉल स्ट्राइट होना है सर। हाँ सिर्फ इस तरीके से देखिए। क्लियर है? यस सर। अनीता ये थोड़ी सी और स्माइल। हाँ ऐसे सिर्फ 2 मिनट के लिए आप इसको होल्ड कीजिए, फिर बताइए। पुरुषोत्तम जी थोड़ा सा और, आपने तो कैमरा ही बंद कर दिया पुरुषोत्तम जी। सर वॉइस नहीं आ रहा जी। सर एक बार लीव करके फिर भी ज्वाइन हुई सर, मैं मसाज करता हूँ जब अच्छा है वॉइस। आप लीव करके ज्वाइन कर लीजिए राजू जी। अच्छा, जिन लोगों ने इसको प्रैक्टिकल किया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, रिजल्ट आना चालू हो गया होगा इतनी देर में। कुछ लगा आपको अलग सा या नहीं? जी सर। सर स्ट्राइट स्ट्राइट है सर, वो क्या है सर मतलब? देखिए एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो फेस की मसल्स हैं वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। अगर आपको कभी डिप्रेशन फील हो, आप नेगेटिव फीलिंग ला रहे हो, तो अपने चेहरे पे स्माइल ले आइए, आप देखेंगे आपका माइंड तुरंत चेंज होने के प्रोसेस में आ जाएगा। इससे आपके माइंड में डोपामिन क्रिएट होता है। डोपामिन जो है वो एक स्ट्रेस रिलीफ केमिकल है जो आपको रिलैक्स करता है। जी सर। ठीक है, और किसी का कोई अनुभव कोई शेयर करना चाहो? सर गुड फीलिंग आता है। जी सर ये जो हम डोपामिन की बात करते हैं तो ये सेरोटोनिन है या जितने भी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं तो वो जी। अलग अलग जगह से अलग अलग क्रियाओं से क्रिएट होते हैं या केवल स्माइलिंग से सारे के सारे निकल आएंगे? स्माइलिंग जो है ये डायरेक्ट आपकी पीनियल ग्लैंड पे काम करती है, और जी। साइंस अभी पीनियल पे नहीं पहुंची है, लेकिन योग में इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे इसको यस जागृत सर। किया जा सकता है। जी 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 इड़ा इंगला और पिंगला, जो इड़ा इंगला और सुषुम्ना के जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं उससे। ये हो सकता है कि मैं ऑकल्ट साइंस में काफी मतलब मैं ये कहूंगा तारीफ नहीं है, लेकिन मैं काफी डीप में हूँ।
तो मैं आपकी मुद्राओं से आपको रिजल्ट दिला सकता हूँ। आपके जो उठने बैठने चलने का तरीका है उसके थ्रू मैं आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ जो तो आपके डिप्रेशन के लिए द बेस्ट मुद्रा इज व्हाट? आई मीन क्या हो सकती है मुद्रा जो डिप्रेशन या जो लो फील कर रहे हैं उस समय पे इमीडिएट अगर हम कोई मुद्रा करें और वो उनको रिलीफ हो जाए स्माइल के अलावा? सबसे पहले उदान मुद्रा है। उदान मुद्रा उदान, होती है ये, ओके, छोटी वाली उंगली को छोड़ के बाकी सबको मिला लिया जाए। सबको मिला दीजिए। ठीक है, या अगर इसमें ये बनाने में दिक्कत हो रही है तो इसको और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। दिक्कत थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद पेशेंट को 1 चम्मच पानी पिला दीजिए, उबासी आ जाएगी। उबासी आते ही माइंड रिलैक्स होना चालू हो जाएगा। वेरी नाइस एंड गुड। ठीक है, अब सिर्फ स्माइल, हल्की सी स्माइल चेहरे पे ले आइए। हाँ जी, थैंक यू। जी, और आप इसको करवाएंगे, रिजल्ट आपको विद इन 2, 3, 4, 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स में दिखाई दे जाएगा। और एक और चीज, चीजें थोड़ी मेरी हटके होंगी बट आपके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का रूप ले सकती है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का पेशेंट है तो उस व्यक्ति को बोलिए मंदिर में जाके अपने हाथों से खीर बनाए, मीठी खीर, और मंदिर में जाके गरीबों को दान करके आए। मंदिर के बाहर खड़ा होकर दान करे, एक एक कटोरे में डाल के। उसी दिन उसको बहुत गहरी नींद आएगी। जितनी बार वो ऐसा करेगा उतनी बार उसको गहरी नींद आएगी। आप इसे प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। वेरी नाइस। जी सर। ठीक है, और इसके अलावा हमारी WE है, F2 है, F1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, L1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और इनके लॉजिक भी समझाऊंगा कि दवाइयां डेप्थ में जाके कैसे काम करती हैं। जैसे मैं इसमें एक जी केवल किशन जी, सर कुछ कहना चाहते हैं आप? केवल किशन जी, इसमें हम S1 भी दे सकते हैं सर? किस में सर? जब हम डिप्रेशन में चल रहे थे ना जी। जी 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 जी, क्या बिल्कुल दे इसमें सकते हैं सर। S1 नहीं दे सकते सर इसमें? सर बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि इसमें नक्स भूमिका आ गई जी। हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं सर। के लिए इफेक्टिव। चलिए सर। हाँ, देखिए यहाँ पे S1 का एक खास रोल है। यदि कोई व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त ना कर पाता हो तो ऐसे में क्या होता है कि वो व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। विशेषकर वो किसी ना किसी नशे का आदी होता है। अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप भी एक नशे के आदी हैं। अगर आप किसी हैबिट को बार बार दोहरा रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का नशा है। और जब भी आप किसी भी प्रकार के नशे के आदी हैं तो S1 आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आपको डेल्यूशंस का चुनाव करना है। तो जब हम डेल्यूशंस पे आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे कि डेल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं और किस डेल्यूशन का प्रयोग कब ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। अगर हस्बैंड वाइफ के आपसी विचार ना मिलते हों तो वाइफ को S2 का 30th डेल्यूशन दीजिए और हस्बैंड को S1 का 30th डेल्यूशन दीजिए। विचार मिलने चालू हो जाएंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए डिवोर्स वाली कंडीशन आई हुई है, ये बदली जा सकती है। हाँ वो सर उसमें इसलिए हो जाता है क्योंकि जो उसमें है ना मेडिसिन वो लाइकोपोडियम है उसमें सर। जी S2 में जी। जी सर, तो लेकिन यहाँ पे फीमेल जी जी जी, आपने मैं बिल्कुल ठीक मोस्टली, बोला। हाँ मोस्टली मैं देता हूँ S2 भी यूज कर की हुई है मैंने। सो रिजल्ट है सर इसमें। बिल्कुल सर जी म्यूट कर दीजिए। सॉरी पुरुषोत्तम जी, आप कुछ कह रहे हैं? पुरुषोत्तम जी आप कुछ कह रहे हैं? सर आधे, हाँ, हस्बैंड वाइफ के बारे में जो मेडिसिन बोले ना सर जी और डायल्यूशन, वो फिर से एक बार बता दीजिए। वाइफ के लिए S2, हस्बैंड के लिए S1, डेल्यूशन 30। ठीक है जी, अमोल खारी जी। सर व्हाट इज S1 S2 मुझे कुछ ये हमारी मेडिसिन के नाम है। अभी थोड़ा सा टॉपिक से हट गए, आगे तक उसको कवर करूंगा तो मैं इसको अच्छे से बताऊंगा आपको। चलिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए। पुरुषोत्तम जी माइक ऑफ कर लीजिए। तो हमारे शरीर में जो चैतन्य द्रव्य है, रक्त और रस, जब इसमें इम्बैलेंस होता है, कोई भी चीज अधिक गाढ़ी हो जाए या अधिक पतली हो जाए, दोनों में से कोई भी, तो हमारे शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न होने चालू हो जाते हैं। तो ये नेचर की तरफ से जरूरी होता है कि इन दोनों को हम बैलेंस रखें।
और इनको जो पोषण दिया जाता है, जैसे रक्त के लिए हम खाना खाते हैं और रस के लिए हम निष्कासन की क्रियाओं को अपनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पोषण की बात जब भी होगी तो हमें इंटेक करना होगा, और जब रस की बात होगी तो हमें एक्सक्रीट करना होगा। जब इन दो नियमों का पालन करेंगे तो इन दोनों में बैलेंसिंग आ जाती है। जब तक ये दोनों बैलेंस रहेंगे तब तक हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा। पर अगर इन दोनों में से कोई भी एक पदार्थ खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, एक्सेस हो जाए या लो हो जाए, तो हमारे शरीर में कम या अधिक मात्रा में टॉक्सिसिटी क्रिएट होने लगती है। और जब ये टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है तो ये बॉडी फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है। अब जब एक बॉडी फंक्शन जो है डिस्टर्ब होगा, सपोज कीजिए लीवर डिस्टर्ब हो गया, तो लीवर डिस्टर्ब होगा तो वो जो केमिकल क्रिएट कर रहा है वो गॉल ब्लैडर को जो देगा वो डिस्टर्ब्ड केमिकल होंगे, तो गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग में भी अंतर आ जाएगा। गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग में अंतर आएगा, ये आगे इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। इंटेस्टाइन में जो फूड होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इंटेस्टाइन उस फूड को इंटेक करेगी, उसका इंटेक ब्लड में मिलाएगी, तो ब्लड दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की साइकिल बन जाती है और हमारे शरीर को रोगी बनाने का काम करती है। और जब यही साइकिल बार बार चलने लगती है तो हम धीरे धीरे बॉडी में डेफिशिएंसी होने के कारण या कोई चीज एक्सेस होने के कारण रोगी हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां जो हैं वो इन दोनों को बैलेंस करके बाकी चीजों को रेगुलेट करती है। इसलिए मैंने डे 2 बोला था कि इलेक्ट्रोपैथी की औषधियां जो है किसी रोग को ठीक नहीं करती, वो बॉडी की सिस्टम को बैलेंस करती हैं, जिससे किसी भी प्रकार के रोग को ठीक किया जा सकता है। अभी तक ऐसी कोई भी पैथी नहीं है जो डीएनए पे जाके वर्क करे। केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी की रेमेडीज हैं जो किसी भी व्यक्ति के डीएनए को बदलने तक की भी ताकत रखती है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनता है। क्लियर? अब हम आते हैं वनस्पति जीव कॉन्सेप्ट पे। मैंने कल आप लोगों को ये बताया था कि जलवायु और वनस्पति ये दोनों लगभग एक जैसी रहती हैं, तो मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूं। अगर आप देखेंगे तो मौसम में दो प्रकार के मौसम माने जाते हैं, गर्म और ठंडे, गर्मी और ठंडक। इसको हम रक्त और रस भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार हमारे जो शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं लेकिन मूल अर्थ वही होता है। तो गर्मी का मतलब है रक्त, क्यों? रक्त में आप देखेंगे गर्मी होती है। और ठंडक, जब कोई चीज बाहर निकलती है शरीर से तो वो शरीर को ठंडा करती है, इसलिए हम उसकी तुलना जो है रस से करेंगे। तो यहाँ पे हम गर्मी और ठंडक को कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। मौसम दो बनेंगे, जलवायु या तो गर्म होगी या फिर ठंडी होगी। और मैंने आपको कल ये बताया था कि जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार की आपकी जो है वनस्पति होगी। यहां तक क्लियर है? ऐसा क्षेत्र वैसी वनस्पति और वैसी जलवायु। अब जीव इस प्रकृति के विपरीत होगा तभी इससे तालमेल बिठा पाएगा। आपको क्या लगता है, सही है गलत है? सही है सर। क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होता तो मे बी ये इसके जैसा हो सकता था। पर अब क्या करेगा, अगर जलवायु गर्म है तो जीव के शरीर में क्या होती है, ठंडक उत्पन्न हो जाती है, उसे पसीना आने लगता है और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। और अगर ठंड बढ़ती है तो मनुष्य जो है या जीव जो है कपकपाने लगते हैं और उसके शरीर में गर्मी आ जाती है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये वाइस वर्सा होती है। अगर मौसम गर्म होगा जीव ठंडा होगा, अगर मौसम ठंडा होगा जीव गर्म होगा। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं। चल, अब हमें ये पता लग गया
कि जीव जो है वो प्रकृति के विपरीत स्वभाव रखता है। अगर प्रकृति गर्म है तो जीव ठंडा ठंडा शरीर ठंडा करेगा अपने आप को, प्रकृति ठंडी है तो जीव अपने आप को गर्म करेगा। और जो वनस्पति है वो जलवायु के समान है, जिससे ठंड और गर्मी जीव के विपरीत हो जाती है, और जीव जो है वो इनका सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। तो यहाँ हमें इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि जब भी हम दवाइयों का प्रयोग करेंगे, दवाई भी हमारी दो कैटेगरीज में बांटी जाएंगी, गर्म और ठंडी। तो आपकी जो दवाइयां दो कैटेगरीज में बटेंगी, जो गर्म दवाइयां हैं वो ठंडे प्रभाव को बढ़ाने के लिए की जाएंगी, और जो ठंडी दवाइयां हैं उनके प्रभाव से हम शरीर में गर्मी को क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पे जैसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा ईएच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो इससे आपको दिखाई देगा कि आपकी दवाइयां जो है बहुत तेजी से काम कर रही हैं और रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो मैंने ऐसे बहुत सारे ईएच के लोग देखे हैं जिन्होंने एमडी कर ली, बीईएमएस करी, और उसके बाद भी उनको दवाइयों का पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि दवाइयां कैसे काम कर रही हैं। बिकॉज उनको दवाइयों की तो प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन शरीर किस तरीके से काम करता है वो नॉलेज नहीं होती, तो वहां पर दिक्कतें आती हैं। और जो चीज मैं आपको ये सिखाऊंगा, 3 महीने के अंदर आप अपनी दवाइयां खुद बना रहे होंगे। आपको पता होगा आपकी दवाई क्या प्रकृति रखे हुए है और आपके पेशेंट की क्या प्रकृति है, उन दोनों को आप बैलेंस करेंगे, आंसर्स आपको मिलेंगे। बस एक बात ध्यान रखनी है, हमारी दवाइयां किसी रोग का उपचार नहीं करती, वो रोग की अवस्था को न्यूट्रल करने का काम करती है, जिससे रोग अपने आप ठीक होता है। और मजे वाली बात यह है कि रोग को ठीक होने के लिए अगर आपकी दवाई बिल्कुल एक्यूरेट है, हालांकि एक थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपकी दवाई बिल्कुल एक्यूरेट है तो 24 घंटे के अंदर आप मेरेकुलस रिजल्ट देख सकते हैं ईएच की दवाओं का। ये आपको दूसरी किसी पैथी में जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है। ईएच में मैटी जी ने इसको काफी सरल कर दिया है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? सर एक बार टॉपिक रिपीट कीजिए। मैम देखिए, मैंने कल बताया था प्रकृति जो है वो जलवायु हो गई, और जलवायु जैसी जलवायु होगी वनस्पति वहां की वैसी उत्पन्न होगी। मौसम अगर गर्म रहेगा तो वनस्पति गर्म रहेगी, मौसम ठंडा रहेगा वनस्पति ठंडी रहेगी। जीव क्योंकि वनस्पति पे निर्भर होता है, तो जीव हमेशा वनस्पति के विपरीत व्यवहार करेगा। अगर मौसम गर्म होगा तो जीव अपने शरीर में ऐसी क्रिएशंस करेगा जिससे पसीना आए और उसका शरीर ठंडा होगा, और मौसम अगर ठंडा होगा तो मनुष्य के शरीर में, जीव के शरीर में गर्मी उत्पन्न करने के लिए कंपन होता रहता है, तो वो कंपन से उसको गर्मी मिलती रहती है। इसी प्रकार हमारी जो औषधि हैं वो भी ऐसे ही काम करेगी। हम इनका कैसे यूटिलाइजेशन करेगा वो औषधि के सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। अभी हम वनस्पति को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा आगे के कॉन्सेप्ट को समझना। यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए, अब देखिए, जो भी Yes, चीज sir. प्रकृति में उत्पन्न होती है उसका अपना कोई ना कोई आकार, प्रकार, प्रकृति और रूप होता है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे उसके रंग की। तो प्रकृति में जितनी चीजें उत्पन्न होती हैं उसको हम 9 रंगों में बांट सकते हैं। 7 रंग सूर्य की 7 किरणों के हैं, और 2 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। 2 नहीं बल्कि 4 बोलूंगा। हालांकि वनस्पति कहीं कहीं हो सकता है ना भी मिलती है और हमें अचंभा हो कि ऐसी भी वनस्पति होती है, पर वो आपकी जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वहां से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगी। तो विबग्योर का फार्मूला क्या कहता है? वी से वॉयलेट, वॉयलेट यानी जामुनी, बैंगनी। मैं इसे इंग्लिश में लेता हूँ। वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, डी से ग्रीन, वाई, वाई से येलो,
ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये 7 रंग है जो सूरज की किरणों में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये वनस्पति का रूप लेते हैं तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कलर चेंज होने की वजह से। तो ग्रीन कलर जो है वो 2 कलर में डिवाइड होता है, लाइट ग्रीन दूसरा है डार्क ग्रीन। इसके अलावा 2 कलर और हैं, वो होते हैं वाइट और ब्लैक। ये आपका फलों का वनस्पति का कॉन्सेप्ट है, आप इसे खाने पीने में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से काम करेगा, इस पे हम कल डिस्कशन करेंगे। ये हमारे कलर्स हो गए, चार्ट बन गया, लेकिन अभी भी हमारे 2 रंग रह गए हैं। वो 2 रंग हैं अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। कुछ नोट भी करना है सर क्या? ये नोट करेंगे तो अच्छा है, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। नोट्स आपको जो थे वो मैंने भेज दिए हैं। इनको आप, जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, इनको आप अपने पास लिख के रखिए, ये आपके बहुत काम आएगा। दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिए। सर हमारे बेसिक रंग हैं जो सूर्य की किरणों के रंग हैं, उसमें है ग्रीन, सॉरी सूर्य की किरणों के रंग है 7। तो हम लाइन से चलते हैं, उसको हम जानते हैं विब ग्योर के नाम से, VIBGYOR। तो V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ये आपके 7 रंग हो गए। 2 रंग हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, व्हाइट और ब्लैक, वो हम बीच में लिख लेते हैं। ब्लैक जो है ब्लू साइड में लिखा जाएगा और व्हाइट जो है येलो की साइड में लिखा जाएगा। ये क्यों लिखा गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। ग्रीन में 2 कलर होते हैं, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन। इसका एग्जांपल है जो आपका घिया है, टिंडा है, लाइट ग्रीन है, तोरई है, पालक है, डार्क ग्रीन है। तो ये कैसे काम करते हैं तो हम इस पे कल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा रंग और बचे जो प्रकृति में होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते, जैसे अल्ट्रा वायलेट। तुलसी ग्रीन कलर की होती है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो अल्ट्रा वायलेट होता है। जब उसका डाइजेशन होता है तो उसका जो डाइजेशन होता है वो इंफ्रारेड का होता है। तो वो कैसे काम करता है हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हमें ये बेसिक कलर का चार्ट मालूम होना चाहिए। आपकी दुनिया भर में जितनी भी वनस्पतियां हैं वो कहीं ना कहीं इनमें से किसी ना किसी कलर को डिनोट करती हैं। उनका कोई एक कलर होगा, उस कलर के अनुसार आप उसके खाने की वैल्यूज निकाल सकते हैं कि वो हमारे शरीर में जाके कैसे एक्शन करेंगी। जैसे मान लीजिए यूएसए के अंदर एक फ्रूट आता है ब्लूबेरी। अब ब्लूबेरी जो है वो लगभग जामुनी कलर की होती है। ऐसी कोई भी चीज इंडिया में नहीं पाई जाती। तो जब मैटी जी इटली में रहते थे तो उन्होंने वहीं की वनस्पतियां यूज करी थी।
अगर उन्होंने वहां की जो वनस्पतियां यूज करी थी तो वो इंडिया में तो अवेलेबल होंगी नहीं, और यदि हम उनको यहाँ पर मंगाते हैं तो एक तो वो महंगी पड़ेंगी, दूसरा उनका रख रखाव करने में भी वो खराब होने की मंशा बनी रहेगी, क्योंकि उनको जैसा टेम्परेचर चाहिए वो वैसा टेम्परेचर नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी इस बात को काटते हैं तो एग्जाम्पल के साथ मैं ये बता सकता हूँ, साउथ इंडिया में नारियल का तेल बहुत खाया जाता है, यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नारियल होता है। वहां पे अगर आप सरसों का तेल यूज कराएंगे ज्यादा तो वहां के लोग बीमार होने लगेंगे। इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ इंडिया में नारियल का तेल ज्यादा खाते हैं तो आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका दूसरा उदाहरण और लेता हूं, आप केवल 15 दिन नारियल पानी, एक नारियल पानी रोज पी के देख लीजिए, अगर आपके यूरिन में ब्लॉकेज ना आ जाए तो कह दीजिएगा। नॉर्थ इंडिया वालों के लिए। ऐसे ही साउथ इंडिया वाले, जो चीज नॉर्थ इंडिया में पैदा होती है अगर उसका सेवन ज्यादा करेंगे तो उसी तरीके की बीमारियां उनके शरीर में उत्पन्न होने लगेंगी, रोग उत्पन्न होने लगेंगे। क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर ऐसे बनाए हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारा भोजन, दाना, पानी सब वहीं का होता है। अगर उसमें बदलाव आता है तो हम रोगी होने लगते हैं। यदि किसी कारणवश हम अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में जाते हैं तब ये समस्याएं शुरू में होती हैं, पर धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है उसको आत्मसात कर लेती है। पर हमारा मन उसको आत्मसात अब भी नहीं करता। कहीं ना कहीं हमें अपने घर की, हमें अपने देश की याद आती है, जो हमें उस ओर खींचती है। और अगर हम उस समय पर बीमार हों और हम अपने देश काल के अनुसार भोजन करें कि हमारे राज्य में इस समय ठंड है या गर्मी है और अब हम इस राज्य में रहते हुए इसका भोजन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके शरीर में बहुत तेजी से पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मैं ये जितनी बातें करूंगा आप ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जी सर वो साउथ इंडिया में रहने वाले नारियल का पानी सेवन करने से क्या, और एक बार बता दीजिए प्लीज। साउथ इंडिया वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी नारियल पानी सेवन करने से, क्योंकि वहां का ये फूड है, वहां पैदा हुआ है। ये दिक्कत करेगा नॉर्थ इंडिया वालों को। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, प्रैक्टिकल करके देखना चाह रहे हैं, डेली एक नारियल पी लें और अपने यूरिन की फ्रीक्वेंसी को मापें। उनकी फ्रीक्वेंसी में गाढ़ापन आएगा, बिकॉज नारियल पानी में मिनरल्स की अधिकता रहती है। और यहाँ पर अगर किसी को कमर का दर्द हो नॉर्थ इंडिया में और वो रेगुलर नारियल पानी पी रहा है तो 15 दिन में उसके दर्द में कमी आ जाएगी। तो वो मेडिसिनल इफेक्ट डालेगा उसके ऊपर। ठीक है, आपके पास जब पेशेंट आए, लोग आए, आप उनसे बातचीत करिए। जब उनको बताते हैं कि ये चीज आप खा रहे हैं, इसका ये प्रभाव होगा, और वो जब इस पे मोहर लगाएगा कि हाँ ये प्रभाव हो रहा है, तो आपको इन चीजों की स्ट्रेंथ समझ आएगी कि वनस्पति किस तरीके से काम करती है। और अगर आपको एक बार ये समझ आ गया तो आपकी मेडिसिन जादू की तरह काम करेंगे, क्योंकि मेडिसिन को सपोर्ट मिल जाएगा। और ऐसी ही प्रकृति हमारी मेडिसिन की भी है। हालांकि हम मेडिसिन कहते हैं, पर मैं अभी इसके लिए बेस्ट शब्द बोलता हूँ रेमेडी। मेडिसिन क्या है? आपके रोगों को ठीक करती है, ठीक नहीं करती, दबाने का काम करती है। रेमेडी क्या है? आपकी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करके बीमारियों को खत्म कर सकती है, ठीक कर सकती है। तो मैं इसको रेमेडी शब्द ज्यादा बेहतर समझता हूँ ईएच के लिए, वनस्पत मेडिसिन के। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे। तो अगला जो है हम सर एक रिक्वेस्ट है, अगर रिकॉर्डिंग मिल जाती सर तो बहुत ही अच्छा था सर। मैम रिकॉर्डिंग आज हो गई है। जी आज रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको ग्रुप में। हाँ सर, क्योंकि जो ये नोट्स हैं इससे कुछ एक्स्ट्रा है सर इसमें।